नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आज से फुल एक्शन में मोदी सरकार। डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव और कीर्तिवर्धन समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किए योग के वीडियोस। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की लोगों को दी प्रेरणा। ओडिशा में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। कुछ ही देर में शुरू होगा टीडीपी विधायक का दल की अहम बैठक। चंद्रबाबू नायडू को चुना जाएगा नेता। कैबिनेट के स्वरूप पर भी होगा मंथन। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी समेत कुछ अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। टीडीपी विधायक रघुराम कृष्णम राजू ने हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज कराई शिकायत। सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज करेगा सुनवाई। याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क देने के फैसले को दी गई है चुनौती। और उत्तर और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन प्रचंड गर्मी के आसार। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी हीट वेव। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। आज से मोदी सरकार के तीसरे चरण की सरकार जो है वो फुल एक्शन में आ गई है। सुबह से कई मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल ली है। डॉक्टर एस जयशंकर एक बार फिर से विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। अब से थोड़ी देर पहले पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे कार्य जारी रखे जाएंगे। Really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. अश्विनी वैष्णव ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया है और देश की सेवा का मौका दिया है। मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पे लाए, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाए। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। और अश्विनी वैष्णव एक बार फिर से रेल मंत्री भी बनाए गए हैं, लिहाजा उन्होंने आज रेल मंत्री के तौर पर भी रेल भवन में जाकर के अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमी पर लाने में रेल मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। आगे भी ये भूमिका जारी रहेगी। और कपड़ा मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह ने पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यभार ने उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी है और टेक्सटाइल क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करता है। आज तो काम संभाले हैं,
आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी विद्युत मंत्री का पदभार संभाला। चिराग पासवान ने आज खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपने इस बड़ी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए, ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। सुरेश गोपी जी ने भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये उनके लिए सब कुछ यहाँ पर नया है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नया है ये मिनिस्ट्री। मैंने I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to, and what kind of a load he's put on my Minister Puri ji. So after going through all those the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution. राज्य मंत्री के तौर पर आज शपथ ली, लेकिन जिस तरह से स्पष्ट संदेश है, कल कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो रिपोर्ट्स आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने राज्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके उन्हें भी फैसलों में उचित हिस्सेदारी दें, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में एक बार फिर से कार्यभार संभाला। भूपेंद्र यादव ने पदभार दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और देशवासियों से जो अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया, एक पेड़ मां के नाम, उससे जुड़ने की भी अपील की है। तो पदभार संभालते ही एक्शन पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के लिए वे नॉर्थ ब्लॉक में स्थित मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपने कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न करेंगे। Thank the Honorable Prime Minister for having reposed his confidence in all of us once again. And as you said, this will be a continuity of the work that has been done over the last 10 years during the 2 terms. And sitting as we are over here in the Department of DOPT, you would appreciate that the last 10 years have witnessed a series of revolutionary governance reforms happening
under the guidance of Prime Minister Modi, which were basically inspired by the spirit of minimum government, maximum governance, and increasing citizen centricity to bring ease of living for each and every citizen of this country. वहीं कीर्तिवर्धन सिंह ने भी आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने आवास पर पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की बात कही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उनके तय किए रास्तों पर हमें चलना है। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो उत्साह के साथ कार्य करेंगे, उसी उत्साह के साथ जिस उत्साह से प्रधानमंत्री अपने कार्य को अंजाम देते हैं। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं समझने के लिए कि ये जो एक्शन में सरकार आई है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कल प्रधानमंत्री ने एक संबोधन में कहा कि जो आप अच्छे कार्य कर चुके हैं आप उसको भूल जाइए, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अब आपको नए संकल्पों की सिद्धि के लिए जुट जाना है और पहले ही दिन एक्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हम सुबह से ही देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे से ही कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री। आपने दिखाई भी, तस्वीरें दिखाई, बाइट दिखाई। ये दिखाता है सरकार की स्पीड को। आमतौर पर 10 बजे के बाद तमाम सरकारी विभाग खोलते हैं और माना जाता है कि मंत्री 10 बजे के बाद कार्यभार ग्रहण करेंगे, लेकिन हम सुबह 8 बजे से ही तस्वीरें देख रहे हैं। मंत्रालय पहुंचकर महत्वपूर्ण मंत्री कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और लगातार वो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं, अलग अलग मंत्रालयों से जो कार्यभार ग्रहण करने की तस्वीरें आ रही हैं। ये एक कमिटमेंट दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि स्पीड के साथ काम करना है और जिन योजनाओं के लिए एक टारगेट रखा जाता है उस योजना के टारगेट से पहले कैसे अचीव किया जाए उस तरफ आगे बढ़ना है। तमाम परियोजनाओं को हमने देखा है। आप 2014 से 19 तक देखिए, 19 से 24 तक देखिए। उज्ज्वला का टारगेट समय से पहले अचीव हुआ, तमाम बड़ी परियोजनाओं का टारगेट समय से पहले अचीव हुआ और जो लंबित परियोजनाएं थी 2014 से पहले 30-30, 40-40 साल लंबित परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, वो पूरी की गई। तो ये एक समग्र दृष्टिकोण दिखाता है और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जिन हम सफल योजनाओं पर, सफल नीतियों पर आगे बढ़े हैं उनको और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना है। और कल का फैसला आप देखिए, पहली फाइल जब साइन की 20,000 करोड़ किसानों के लिए, कैबिनेट का पहला फैसला 3 करोड़ नए घर। तो ये कंटिन्यूएशन में जो कुछ कल्याण की योजनाएं हो रही थी उन्हें और रफ्तार के साथ आगे बढ़ाना है, उस कमिटमेंट को दर्शाता है। और हमने देखा कि आज सूचना प्रसारण मंत्री हो या फिर पर्यावरण मंत्री हो या विदेश मंत्री हो, 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी चार्ज लेने जा रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कामकाज मंत्री अपने मंत्रालयों में शुरू कर रहे हैं और हम आप देखेंगे अगले 100 दिनों में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कल कैबिनेट की मीटिंग में भी प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि आप समय पर पहुंचिए और समय से पहले पहुंचिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन, अनुशासन को कायम रखना एक मुखिया होने के नाते मंत्रालय के आपका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे होंगे कि जो निरंतरता प्रधानमंत्री ने दिखाई है, बहुत सारे पोर्टफोलियो को रिटेन रखा गया, खासतौर पर जो CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है और जो 4 बड़े चेहरे कहे जाते हैं उसको बिल्कुल रिटेन रखना, ये क्या संदेश देता है? और एक जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा दिख रहा है जो मिक्स है अनुभव और युवाओं का। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री कैसे एक साथ मिलकर के फैसलों पर काम करेंगे, जिसका कल निर्देश प्रधानमंत्री ने दिया है। अजय, बहुत संदेश स्पष्ट है कि जो निरंतरता दिखी 2019 से 24 के बीच, उसे और आगे ले जाना है। सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मंत्रालय नहीं, 11 महत्वपूर्ण मंत्रालय, अगर मैं संख्या सही बता पा रहा हूं, वो
मौजूदा मंत्रियों को दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ राज्य मंत्रियों के भी आप देखिए कई उनके मौजूदा जो मंत्रालय था उससे दोबारा उन्हें वो दिया गया है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन फिर कार्यभार संभाल चुके हैं, पहले भी सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रह चुके हैं। आप देखिए कि रेल मंत्री तो हम सब जानते हैं अश्विनी वैष्णव, फिर रेल मंत्रालय का जिम्मा उनको मिला है, IT का जिम्मा मिला है, अतिरिक्त उन्हें जो कार्यभार दिया गया है वो सूचना प्रसारण मंत्रालय का दिया गया है। तो आप गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो सहित तमाम मंत्री, पर्यावरण मंत्री देखिए भूपेंद्र यादव, या फिर आप एजुकेशन मिनिस्टर देखिए धर्मेंद्र प्रधान, तो इस तरह के तमाम मंत्रालय जो इससे पहले की सरकार में मंत्री थे उन्हें दिया गया है। ये स्पष्ट बहुत संदेश है कि जिन मंत्रालयों में एक शानदार काम हो रहा था और वो अनुभवी मंत्री फिर से लोकसभा से जीत कर आए हैं या फिर सांसद हैं, उन्हें वो मंत्रालय दिया गया है जिससे एक निरंतरता बनी रहे। और चूंकि वो समझते हैं तमाम योजनाएं जो अभी पूरी होनी है, तमाम जो काम हो रहे हैं, तमाम पॉलिसी पर जो भी काम हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है। एक उद्देश्य, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जब चुनावी जीत हासिल हुई थी, बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, तब सफल विदेश नीति की चर्चा की थी और किस तरह से दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, तो उससे किस तरह से और आगे बढ़ाया जाना है ये उन्होंने कहा था। और कहा था कि बड़े और अहम फैसलों के लिए तीसरा काल जाना जाएगा। प्रधानमंत्री का एक और जी कि ठोस फैसले और बड़े और त्वरित फैसले होंगे। शैलेंद्र, एक बयान और भी याद आ रहा है प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने चुनाव से पहले साक्षात्कार में कहा कि जो पहले 100 दिन होंगे और 125 दिन 125 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और शायद आज तक इसके साथ बात करते उन्होंने कहा कि 25 दिन वो खासतौर पर युवाओं के साथ जोड़ करके देना चाहेंगे। तो नई मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्रालय हैं जिन पर 100 डेज का जो प्रोग्राम है उस पर रोड मैप पर काम शुरू हो चुका है, और युवाओं के साथ जो जुड़ने का संकल्प प्रधानमंत्री ने जताया था उसको लेकर के भी शायद एक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, भारत के आज़ादी के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले ही 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया था। और हमने देखा कि चुनाव के ऐलान से पहले ही अगली सरकार के 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, ये सभी मंत्रालयों ने उस पर काम करना शुरू किया था। सबसे महत्वपूर्ण फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय हैं, जो उनको एक अपना एक तरह से देखे प्रेजेंटेशन उनको दिया गया था कि 100 दिन में क्या कुछ करना है। सड़क निर्माण हो, रेल मंत्रालय हो, इसके साथ ही साथ सामाजिक कल्याण से जुड़े मंत्रालय कि किस तरह से उन योजनाओं को आगे बढ़ाना है, शहरी विकास मंत्रालय हो या फिर ऊर्जा मंत्रालय हो, तो उनको किस तरह से आगे बढ़ना। चूंकि हम जानते हैं कि जो गृह जैसे मंत्रालय हैं या फिर विदेश मंत्रालय हैं, उनकी एक लंबी कार्य योजना होती है, उस पर आगे बढ़ना होता है। लेकिन जो परियोजनाएं पूरी करी जानी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों में, उन पे किस तरह से तेजी से आगे बढ़ना है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और हम जानते हैं प्रधानमंत्री आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी अलग सोच के हिमायती है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जो लीक से हटकर हो। वो अपने मंत्रियों को कहते हैं, आप PMO स्टाफ से जो बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा था समय की कोई सीमा नहीं है, पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है, यानी सर्वस्व एक तरह से लगाना है, 100% देना है, जिससे कि अधिकतम लाभ देश को हो सके, देश की जनता को हो सके और दुनिया में भारत की साख जो बढ़ी है उसे और आगे बढ़ाया जा सके। आज हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर एक बड़े पावर सेंटर के तौर पर भारत को जाना जाता है। दुनिया की हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, सबसे तेज रफ्तार की अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं और वैश्विक मामलों में भारत की जो सोच है उसको अहमियत दी जाती है। ये हम सब जानते हैं। कोरोना के बाद हमने देखा है कि हमारी नीतियों को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है। और दूसरी तरफ है सिर्फ वैश्विक पावर नहीं है, आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं। दुनिया अचंभित है कि ये भारत में ये एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इतने वर्षों से सुनिश्चित हो रहा है कोरोना के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है, जन कल्याण के भी कार्य करने हैं, वैश्विक चुनौतियों से भी सामना करना है और ये एक नया टास्क होगा NDA 3.0 के लिए। स्पष्ट तौर पर कल जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो अपने जीवन को खपा देना चाहता है, स्वागत है उन सभी का। आइए देश के विकास में एक साथ मिलकर के काम करें। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें, कई सारी अहम खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए DD न्यूज़। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने,
शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। ओडिशा में करीब 2.5 दशक के बाद नई सरकार पदभार संभालने जा रही है। अब यहाँ पर बीजू जनता दल नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अभी उस पर मंथन और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनकी मौजूदगी में आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कल होना है। चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहाँ कमाल का प्रदर्शन किया। 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बम्पर जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी 51 सीट पर सिमट कर रह गई। ओडिशा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। समारोह से पहले भुवनेश्वर के शपथ मैदान में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने भाजपा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर से इस बारे में खास बातचीत की। 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की धरती पर पधार रहे हैं। 24 साल बाद यहां भगवा झंडा लहरा रहा है और इसी के क्रम में यहां मुख्यमंत्री की शपथ होगी और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना हुआ है। अभी हमारे साथ विजयपाल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं ओडिशा के। सर, आज आपने पूजा पाठ की है और एक जो सांस्कृतिक समृद्धता और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उनके जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की एक नई नींव हुई है। क्या कहेंगे, कार्यक्रम क्या है और आज जो पूजा पाठ की इसका क्या मकसद है? देखिए, इसे भूमि पूजन कहते हैं। जो कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो आज ये इस कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन हुआ है। यहाँ ये पंडाल बन रहे हैं, बड़ी संख्या में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहित वरिष्ठ मंत्री, कई मुख्यमंत्री और यहाँ के एमएलए, एमपी, उनके वीआईपी, साधु संत, ये सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का, तो यहाँ उड़ीसा में उनका आगमन कितने बजे होगा? क्या कोई रोड शो का कार्यक्रम है और वेन्यू पे कितने बजे आएगा? अभी मिलिट्री प्रोग्राम नहीं है, वहीं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर और फिर यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे ही। 24 साल बाद के सत्ता आ रही है तो निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद पहली बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बीजेपी की सरकार बनेगी। पहले हमारी सरकार नहीं थी, ये पहले तो मिलीजुली सरकार में हम शामिल थे। तो सर, जिम्मेदारी बड़ी है, तो अगर हम आपके मुंह से जानना चाहें 100 दिन का रोड मैप तो किस तरह का होगा? निश्चित रूप से जितनी संकल्प पत्र में हमने कहा है वो यहाँ का ओडिशा का संकल्प पत्र है और किसी स्टेट का और केंद्र का, उन सबको शुरू में ही पूरा करने का हम शुरुआत करेंगे। चाहे वो हमारा 3100 रुपये धान का मूल्य देने की बात हो या यहाँ सुभद्रा योजना की बात हो, इन सबको लागू करने का काम एक मुझे आशा है पहली बैठक में ही वो निर्णय करेंगे। तो थे भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा से प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता मैदान में न केवल पूरी तैयारियां चल रही है, बल्कि नई सरकार के स्वरूप और गठन के बाद प्रदेश के विकास के लिए किस तरह नए आयाम स्थापित होंगे, इसको लेकर पूरा चिंतन मनन और बैठक भी हो रही है। मेरे से कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, जनता मैदान, भुवनेश्वर। ओपी यादव जुड़ रहे हैं भुवनेश्वर से। लगातार ओडिशा के चुनाव को भी उन्होंने वहां पर ज़मीन पर रहकर देखा और आज वो एक बार फिर से तैयारियों पर अपने ध्यान को केंद्रित किया हुआ है। अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे ओपी, अब एक बार फिर से जब बीजेपी ने ओडिया अस्मिता को केंद्र में रखते हुए विकास का जो संकल्प दोहराया है, अब तो डबल इंजन की सरकार
उड़ीसा में भी बनने जा रही है। क्या कुछ प्राथमिकताएं हो जाएंगी और प्राथमिकता होगी, और क्या कुछ मुख्यमंत्री के चेहरे की भी हलचल आपको सुनाई पड़ रही है? जी, उड़ीसा में आपने बिल्कुल सही कहा। 24 साल बाद भगवा झंडा लहरा रहा है। मार्च 2000 में नवीन पटनायक ने बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और लगातार 5 बार वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, बल्कि उनकी पार्टी की सत्ता रही। बीच में बीजेपी का भी कोलिशन रहा, लेकिन लगातार सरकार बनाने की वजह से कई तरह के ऐसे उन्होंने कदम भी उठाए जिससे जनता में न केवल नाराजगी रही बल्कि प्रदेश में भारी आक्रोश भी रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जनता के बीच चुनाव के दौरान जो प्रदेश की कमियां थी, जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा किए गए गलत काम थे, उनको जनता के सामने रखा। उड़ीसा की जो अस्मिता और सम्मान की आपने जिक्र किया, उसको लेकर भी यहाँ बड़ा मुद्दा बना रहा। तो चुनाव के दौरान जितने भी मुद्दे रहे उनको लेकर न केवल प्रचार प्रसार हुआ, बल्कि भाजपा को भारी प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी मिली और 78 विधानसभा में और 20 लोकसभा में सीटें आई। उड़ीसा की धरती धर्म और अध्यात्म की धरती है। आप खुद भी पुरी में लगातार आते रहते हैं, धर्म और संस्कृति को आप गहरे समझते भी हैं, तो आप जान सकते हैं कि यहाँ उड़ीसा के लोग धर्म और अध्यात्म में रुचि रखते हैं। और यही वजह कि कल प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो उनके स्वागत और सम्मान के साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है और एक नए युग का न केवल शुभारंभ किया जा रहा है, बल्कि नए उड़ीसा का सपना, विकसित उड़ीसा का सपना लेकर ये सरकार काम करेगी। सरकार की प्राथमिकताएं होगी गांव, गरीब और किसानों का भला करना, और जो उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान लौटाना, और जो बीते 25 साल में जो विकास के काम अधूरे थे उनको पूरा करना डबल इंजन की सरकार के जरिए। दूसरी बात, आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री के चेहरों का। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें मंजे मजाए लोग आते हैं। हालांकि अधिकांश लोग विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, लेकिन उनमें भी संगठन का बड़ा अनुभव है। जो भी व्यक्ति चुना जाएगा बहुत ही मंजा हुआ व्यक्ति होगा, उसमें संगठन का कौशल और विधायिका के गुण और साथ ही साथ प्रशासकों के साथ किस तरह तालमेल बिठा के नई सरकार को आगे बढ़ाना है, उसके सारे गुण समाहित होंगे। आज 4:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और रेल मंत्री के अलावा अन्य जो सांसद है उड़ीसा के, वो सभी यहाँ आ रहे हैं और इन सभी की बैठक में तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति को यहाँ विधायक चुना जाए। इसमें जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण, स्थानीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे चेहरे को सामने लाया जाएगा जो सबको साथ लेकर चलेगा और सरकार को विकास के नए आयाम स्थापित करने और चुनाव में जो वादे किए उनको पूरा करने की संकल्पना वो पूरी करेगा। तो निश्चित तौर पर मैं बात करूँ मुख्य लोगों की, तो इसमें एक सुरेश पुजारी हैं जो बृजनाथ नगर से विधायक हैं, 3 बार के विधायक है, एक बार सांसद भी रहे, तो उनका भी नाम मीडिया में काफी चल रहा है। इसके अलावा मोहन मांझी है जो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं और वो जो सदर से विधायक है, 2 बार विधायक रहे हैं और इसके साथ ही साथ वो डिप्टी चीफ व्हिप भी पार्टी के रहे हैं। इसके अलावा एक दलित चेहरा है सूर्यवंशी सूरज हैं जो धामनगर से विधायक है, तो उनका भी नाम चर्चा में। इसके अलावा रवि नायक है जो कुचिंडा से विधायक है। ये सभी ऐसे लोग हैं जिनको संगठन का और सत्ता में किस तरह काम करना है इनका अनुभव। तो निश्चित तौर पर जो बैठक होगी विधायक दल की, उसमें से अच्छा चेहरा आएगा जो प्रदेश के विकास के लिए समर्पित भाव से काम करेगा और डबल इंजन की सरकार विकास के वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। चलिए, शायद कैबिनेट का भी गठन होगा, उस पर भी मंथन आज विधायक दल में होना है, उसकी बैठक में होना है। प्रधानमंत्री ने जब एनडीए के सहयोगियों को संबोधित किया संसद के सेंट्रल हॉल में, तो उन्होंने एक वाक्य उड़ीसा के बारे में कहा कि उड़ीसा को ग्रोथ का नया इंजन बनाना है। और स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री भी बार बार ये कह चुकी हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है तो जो पूर्व के राज्य हैं, ख़ास तौर पर जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, उनको भी विकसित बनाना बहुत ज़रूरी है। विकास की प्राथमिकताओं में आपको कौन से कार्यक्रम सबसे आगे नज़र आते हैं जिसके लिए उड़ीसा में अभी सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीदें हैं? जी अजय जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि उड़ीसा अगर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो पूरे देश में अव्वल है। या माइनिंग का मामला हो, अन्य तरह के जो मिनरल्स का मामला हो, न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी निर्यात होते हैं। लेकिन बीते 25 साल के दौरान हुआ क्या है कि यहाँ माफिया, सरगना और ऐसे लोग सक्रिय हो गए जिन्होंने मिलीभगत करके अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके इस राज्य का न केवल दोहन किया बल्कि खुद मालामाल हो गए और जनता देखती रह गई। यही वजह कि जो आक्रोश था, यहाँ परिवर्तन हुआ और नई सरकार आई है, तो यहाँ पे सतत विकास की बहुत जरूरत है, क्योंकि 25 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी छूट जाती है जो बुनियादी जरूरतों के साथ साथ संस्थागत विकास को आगे बढ़ाने का पैमाना तय करती है। आप तो खुद फाइनेंस और ये बिजनेस का काम देखते हो, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस राज्य को आज कितनी जरूरत है, न केवल वित्तीय संसाधनों की बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन करके एक बुनियादी ढांचा विकास का हो, केंद्र और राज्य की सरकार बने और जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ समन्वय तालमेल बनाकर विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए आम जन को रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य तरह की जो बुनियादी सुविधाएं जिनकी कमी रह गई थी उनको पूरा करना यहाँ न केवल प्राथमिकता होगी बल्कि उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान भी लौटाना पड़ेगा। अभी आप नज़र बनाए रखिए और लगातार हम आपसे संपर्क करते रहेंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। फिलहाल धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए भुवनेश्वर से।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज तेलुगु देशम पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई है। इस समय वहां टीडीपी, भाजपा और जनसेना पार्टी के संयुक्त गठबंधन दल की अहम बैठक चल रही है। बैठक में पवन कल्याण ने एनडीए के नेता के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका भाजपा नेता डी पुंदरेश्वरी ने समर्थन किया। नेता चुने जाने के बाद टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाएगा। नायडू के साथ कई और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135, जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कल यानी 12 जून को यहां पर नई सरकार शपथ लेगी। विजयवाड़ा से अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ने वाले संवाददाता वहां पर नजर बनाए रखे हुए हैं। विधायक दल की जो बैठक है वो हो रही है। अमरेंद्र, एक बार फिर से क्या उम्मीदें हैं? आंध्र प्रदेश को विकास पुरुष माने जाते हैं, चेहरा मुख्यमंत्री का तय माना जा रहा है। उड़ीसा में तो तय नहीं, अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो चेहरा तय है। विकास की कौन सी प्राथमिकताएं जनता के हृदय में आपको दिख रही हैं? जी अजय, जिस तरह से टीडीपी दल की कई बैठकें हुई हैं और सबसे पहले जो टीडीपी दल ने जो विधायक दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू को अपना नेता चुन लिया है। इसके अलावा 2 अहम बैठकें और हुई आज सुबह से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में डी पुंडेश्वरी के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें 8 विधायक शामिल हुए और उन्होंने उन एजेंडों पर बात की। और उसके बाद जनसेना पार्टी की तरफ से एक बैठक हुई और उस बैठक में पवन कल्याण को अपना नेता चुनते हुए कुछ मुद्दों पर बात हुई। और इस वक्त एक अहम बैठक, एक संयुक्त बैठक चल रही है जिसको 3 लोग लीड कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में है, पवन कल्याण इस बैठक में है और डी पुंडेश्वरी जो भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की अध्यक्ष हैं, वो तीनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो एक हुजूम है, वो जो सारे नवनिर्वाचित सांसद है, 164 जो गठबंधन के सांसद है, वो इस समय एक छत के नीचे बैठकर उन तमाम मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं जिससे आंध्र प्रदेश को कैसे आगे लेके जा सकता है, वो सरकार की कौन सी जो प्राथमिकताएं होंगी जिस पर उनको आगे काम करना है और वो 100 दिन का क्या एजेंडा होगा जिस पर आगे सरकार बढ़ेगी। तो वो तमाम मुद्दे तय किए जा रहे हैं। इस बीच में एक सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लेने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू, तो मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा इसकी अंदर चर्चा की गई संयुक्त तौर पे। और उसमें जो एक फिगर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री के साथ टोटल 24 लोग शपथ ले सकते हैं। और जो कटवाइज जो आंकड़े हैं वो मैं बता दूं आपको कि टीडीपी के कोटे से जो है 19 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विधायक, और इसके अलावा 4 जनसेना के कोटे में सीट जा रही हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि बैठक चल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये खासी लंबी बैठक होने वाली है क्योंकि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो एक और अहम मुद्दे पर अंदर जो सूत्र बता रहे हैं उस पर चर्चा हो रही है क्योंकि अभी तक पिछले कई सालों से अगर आप देखें, जी मैं यही समझना चाह रहा था कि चलिए अब सरकार बननी तय है, प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, तमाम दलों की तरफ से शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी वहां पर रहेगा, लेकिन फौरी तौर पर प्राथमिकताएं क्या होंगी? आपने 100 दिनों का जिक्र किया तो एक बार फिर से आईटी सेक्टर की याद आती है। चंद्रबाबू नायडू साहब जिसके लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने हैदराबाद में किया, किस तरह के विकास की नई धारा वो एक बार फिर से इस प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में केंद्र के साथ मिलकर के आगे कोशिश कर सकते हैं ले जाने की? बिल्कुल अजय, मैं आपको बता दूं कि विकास तो उनका एक मुद्दा है, लेकिन जो पिछले 5 सालों में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने विकास नहीं किया राज्य में, और जो उनकी एक योजना थी पिछली सरकार की, जगन मोहन रेड्डी सरकार की जो एक बड़ी योजना थी जिसमें वो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते थे कुछ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, और उसके बाद वो डायरेक्ट पैसे के अलावा उन्होंने कोई दूसरी योजना नहीं चलाई जिसका इस सरकार ने खासा विरोध किया है। और अंदर जो इस पर भी चर्चा चल रही है कि किस तरह से पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग हैं उनको न सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की वो हर योजना मिले, बल्कि जो एक बड़ा मुद्दा एक आधिकारिक तौर पे जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी का मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। अगर आपको याद होगा 2014 में जब चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और 2015 में जब आंध्र प्रदेश से काट कर तेलंगाना को अलग कर दिया गया था, उस समय जो है माफ करिएगा अमरावती को राज्य की राजधानी घोषित की गई। और इन 5 सालों में
एक नया फॉर्मूला जो जगनमोहन रेड्डी सरकार थी उसने दिया कि 3 राजधानियों को उन्हें इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। लेकिन इस 5 सालों में किसी भी एक जगह को राजधानी के तौर पर डेवलपमेंट नहीं किया गया। और ये जब अप्रैल में टीडीपी का जो घोषणा पत्र था उसमें एक अहम मुद्दा था, और इस पर कि भारतीय जनता पार्टी और जनसेना ने भी समर्थन दिया है। तो सबसे पहला जो उनका मुद्दा है कि राज्य की एक आधिकारिक और एकल राजधानी के तौर पर अमरावती को घोषित की जाए। और अभी मैं एक थोड़ा सा आपको यह और बता दूं कि जो अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि मोदी मंत्रिमंडल में जो राम मोहन नायडू और डॉक्टर पेमा स्वामी चंद्रशेखर ने शपथ ली, उसके पीछे भी 2 अहम कारण माने जा रहे हैं। एक और जहां राम मोहन नायडू 3 बार के लगातार चुने हुए सांसद है, वहीं दूसरी ओर पेमा स्वामी जो चंद्रशेखर हैं वो एक एनआरआई डॉक्टर हैं और खासे लंबे समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि जो 543 सांसद है सबसे अमीर सांसदों की सूची में है। और उनको मंत्री पद की शपथ दिलाने के पीछे की वजह यह है कि अमरावती का जो मॉडल है उसके लिए जो बाहर की जो एजेंसीज हैं उसको किस तरह से लेकर आया जाए और अमरावती को किस तरह से विश्व की सबसे बड़ी राजधानी के तौर पर डेवलपमेंट किया जाए। तो उसमें डॉक्टर पेमा स्वामी चंद्रशेखर का भी बड़ा योगदान माना जा रहा है। और भी कई अहम मुद्दे, एक पानी की बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और इस बहुत ही अहम है उसकी बात की जा रही है। आप निगाह बनाए रखिए, हम इस अहम जो बैठक चल रही है उस पर हम लगातार आपसे जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है नीट की परीक्षा को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द करके उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अब एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से तो इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट 8 जुलाई को फिर से इस पर सुनवाई करेगा। कुछ छात्रों की ओर से दायर इस याचिका में पेपर लीक की कई जगह हुई घटनाओं का हवाला देते हुए नए सिरे से परीक्षा किए जाने की भी मांग की गई है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन विकास आपसे समझना चाहेंगे, काउंसलिंग पर तो रोक नहीं लगाई गई है, परीक्षा को रद्द करने की याचिका दायर की गई थी, क्या कुछ क्लैरिटी मिल पाई है इस पर? सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अजय, इसमें एक से ज्यादा यहाँ पर याचिकाएं हैं। हम अब इस याचिका की जो बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई होगी, दरअसल ये याचिका, ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ ग्रेस मार्क्स के बाद जो नंबरों को लेकर के एक विवाद शुरू हुआ है, उससे पहले की ही याचिका है। और उसमें ये कहा गया था कि पेपर लीक होते हैं हर साल, कोई मजबूत कोई सिस्टम होना चाहिए। ये उस याचिका की आज सुनवाई थी जिस पर कोर्ट ने कहा है कि 8 जुलाई को अब सभी जो भी मामले हैं नीट के अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के, वो 8 जुलाई को सुने जाएंगे। काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि बेंच ने एक बहुत छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर की है कि एनटीए को भी ये देखना चाहिए कि जो गरिमा है पूरे प्रक्रिया की, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं, इसीलिए आप जवाब आएगा एनटीए की ओर से कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ है। इसके अलावा जो पीजी एग्जाम होते हैं जो नीट से जुड़े हुए, उनको लेकर के भी एक याचिका थी, उसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है आज, और ये कहा है कि अगर दोबारा वो सुनवाई चाहते हैं तो पीजी के मामले में, नीट पीजी के मामले में जिसकी 23 जून को परीक्षा होनी है, एक अलग नई याचिका दायर करके उसमें जो भी वो मांग रखना चाहते हैं रखें। लेकिन जहां तक यूजी परीक्षा की बात है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी और तब ये पता चलेगा कि जो एनटीए के की तरफ से जो सफाई आई है कि ग्रेस मार्क्स देने की वजह से इस तरह 60 से करीब 60 स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर हैं, एक ही नंबर हैं, तो ये पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ है और 8 जुलाई को ही स्थिति साफ हो पाएगी कि ये विवाद की कोई आखिर कोई ग्राउंड है, कोई वजह है, या ये एक बेवजह का विवाद खड़ा किया गया है एनटीए को लेकर जी। लेकिन जो ग्रेस मार्क की बात है, शायद वही सेंट्रल पॉइंट है जिस पर लोग थोड़ा सा नाराज नजर आ रहे हैं कि ग्रेस मार्क क्यों दिए गए, किस आधार पर दिए गए, इसका क्या कुछ एनडीए ने आधार दिया है? किस चीज को लेकर के नोटिस जारी किया गया एनटीए को? विकास, देखिए, एनटीए की ये सफाई हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं, लेकिन जो मीडिया में एनटीए ने अपनी सफाई दी उसमें ये कहा गया कि ग्रेस मार्क्स उन सेंटर्स पर दिए गए स्टूडेंट को जहां पर प्रश्न पत्र छात्रों को देर से मिला। यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये आखिर कैसे संभव है कि एक खास सेंटर पे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके नंबर 100% मार्क्स उन्हें मिले हैं। तो करीब 55 से ज्यादा, करीब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एक बराबर नंबर हैं। ये कैसे संभव है जबकि माइनस मार्किंग भी होती है? इस तरह के यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं विद्यार्थियों की तरफ से। हालांकि एनटीए का ये कहना है कि ग्रेस मार्क्स उन परिस्थितियों में दिए गए जहां
परीक्षा केंद्र पर बच्चों को समय पर पेपर नहीं मिल पाया, इसीलिए ये स्थिति हुई है कि 719 जैसे नंबर भी मिले हैं जो कि माइनस मार्किंग में संभव नहीं थे। क्या पूरा सिस्टम है, कैसे ग्रेडिंग की गई है, वो जब एनटीए का विस्तृत जवाब आएगा तो जाहिर है उसमें हम फॉर्मूले को भी देख पाएंगे कि किस सेंटर पर डिले को लेकर के कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए और फिर इसके बाद ये इस तरह के नंबर्स क्यों मिले हैं जिनको लेकर के बाकी परीक्षार्थी सवाल उठा रहे हैं कि 719 स्टूडेंट नंबर किसी स्टूडेंट को मिल ही नहीं सकते जहां पर माइनस मार्किंग हो, या तो उसको 100% नंबर मिलेंगे या माइनस मार्किंग की वजह से उसके 3-4 नंबर कट जाएंगे। विकास, केवल एक क्लैरिफिकेशन कि जब काउंसलिंग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है, इसका मतलब क्या परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, परीक्षा रद्द नहीं है, काउंसलिंग पर रोक नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाई होता है एनटीए के जवाब से तो पूरी प्रक्रिया में कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन हमने पहले के जो परीक्षाएं हैं उनमें नीट से अलावा भी जो परीक्षाएं होती हैं राज्य स्तर पर, उनमें हमने देखा है कि फाइनल जो भी आउटकम होता है किसी भी परीक्षा का वो सब्जेक्ट टू कोर्ट जजमेंट होता है। तो अगर कोर्ट को ये लगेगा कि एनटीए का कोई तरीका गलत था तो उसमें कोर्ट अलग तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या एनटीए की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। ये सारी बातें 8 जुलाई को सुनवाई के बाद साफ हो पाएंगी और तब तक एनटीए का जवाब भी आ जाएगा जिसमें पूरा प्रोसीजर समझाया जाएगा कि आखिर मार्क्स किस तरह से दिए गए हैं, खासतौर से ग्रेस मार्क्स का क्या प्रोविजन था। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी पर जुड़ने के लिए। और उधर किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। जिस तरह आपको बता रहे थे कि आज पहले ही दिन कई सारे मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद शुभकामनाएं लेते हुए और जितिन प्रसाद जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आईटी सबसे अहम है, ऐसे में ये जिम्मेदारी भी उनके लिए काफ़ी अहम है। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझको दी है और ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का, ये हम लोगों के लिए आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य बढ़ती है। और प्रतापराव गणपतराव जाधव ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर आज अपना पदभार संभाल लिया है। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योग को लेकर के अपने मन की बात कही। उन्होंने लिखा और मैं कोट करता हूं, अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री ने एक और पोस्ट किया और एक्स पर लिखा, कोट, इस वर्ष योग दिवस के करीब आते ही योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने और दूसरों को भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना जरूरी है। योग हमें शांति का आश्रय प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक और पोस्ट करके विभिन्न योग आसनों के वीडियोज शेयर किए और लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए ये प्रेरित करेगा। आइए देखते हैं उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो जिसमें सिखाया जा रहा है वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर
तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से अब इस्तीफा दे दिया है। 3 सप्ताह पहले आलमगीर को रांची की एक अदालत ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा था। रांची में आलमगीर के परिसरों से छापेमारी में 35 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। उनके निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर आलमगीर आलम को आवंटित किए गए सभी संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभागों को वापस ले लिया था। उधर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही अब एक नया मामला दर्ज किया गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उन्हें अपने घर बुलाया था। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने वालों के लिए कैशलेस सुविधा देने के लिए कंपनियों पर नकेल कस दी है। नियामक ने अब 2 टूक कह दिया है कि नए सर्कुलर पर काम में देरी नहीं होनी चाहिए और हर हाल में 31 जुलाई तक नई सुविधाएं शुरू कर दी जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पर मास्टर सर्कुलर में कहा गया था कि बीमाकर्ता को कैशलेस प्राधिकरण के अनुरोध पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए और अनुरोध प्राप्त होने के 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और फेडरल रिजर्व द्वारा उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने की उम्मीदों के बीच गर्मी के महीनों में ईंधन की बढ़ती मांग को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को करीब 2% बढ़कर के 1 सप्ताह के उच्च स्तर तक पहुंच गईं। ब्रेंट कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल पर नजर आया। चिप उद्योग को 2027 तक 3 लाख पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। टीम लीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सेमीकंडक्टर उद्योगों को 2027 तक 2.5 लाख से 3 लाख पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये प्रतिभा की कमी R&D, डिजाइन, निर्माण और उन्नत पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में होने की है। 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने अब तक 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी अब उन लोगों के डीमैट अकाउंट या पोर्टफोलियो को जब्त नहीं करेगा जिन्होंने नॉमिनीज की जानकारी नहीं दी है। सेबी ने यह फैसला मार्केट से जुड़े तमाम पार्टिसिपेंट से विचार विमर्श करने के बाद लिया। सेबी ने फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशकों को भी राहत दी है। सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि ये निवेशक भी डिविडेंड, ब्याज भुगतान या रिडेम्पशन भुगतान पाने के हकदार होंगे।
नैस्डैक पर लिस्टेड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने लगभग 1.3 अरब डॉलर में वैश्विक इंजीनियरिंग कंपनी बेल्कन का अधिग्रहण करने के लिए पक्का करार कर लिया है। नकदी और शेयर पर आधारित ये सौदा सितंबर तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। भारत में कॉग्निजेंट के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके कुल 3,44,400 कर्मचारियों में से लगभग 2.5 लाख भारत में ही है। इस अधिग्रहण से कॉग्निजेंट की ER&D क्षमताओं का काफी विस्तार होने की उम्मीद है। नवजात शिशुओं, माताओं और बच्चों के लिए भारत के सबसे बड़े मल्टी चैनल रिटेलिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई ने वैश्विक बाजारों में अपना परिचालन दायरा बढ़ाने की योजना बनाई है। साथ ही IPO की भी तैयारी कर रही कंपनी ने सऊदी अरब में नए आधुनिक स्टोर और वेयरहाउसेज स्थापित करने की योजना बनाई है। अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए भारत की तर्ज पर आगे बढ़ने के लिए कंपनी ने विदेशों में विस्तार योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड ट्यूब्रो ने दुनिया के हाईटेक निर्माण बाजार चीन में अब अपनी भागीदारी बढ़ाने की योजना बनाई है। चीनी प्रतिस्पर्धियों को मात देना चुनौतीपूर्ण होने के कारण L&T ने वैश्विक फर्मों में अपनी बिजनेस डेवलपमेंट स्टडीज हाईटेक निर्माण सेगमेंट में कंपनी के मौजूदा ऑर्डर बुक का मूल्य 61 करोड़ डॉलर है, जिसका आधा हिस्सा निर्यात से जुड़ा है। अमेरिकी पिज्जा रेस्टोरेंट चेन डोमिनोज भारत में अगले 5-6 साल में स्टोर्स की संख्या दोगुनी बढ़ा करके 4,000 करने जा रहा है। कंपनी के एक टॉप अधिकारी ने ये जानकारी दी है। डोमिनोज ने 1996 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था और अब तक वो 2,000 स्टोर्स लॉन्च कर चुकी है। भारत अब डोमिनोज के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। जीवन बीमा परिषद के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा उद्योग के नए कारोबार प्रीमियम में मई 2024 में सालाना आधार पर 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में वृद्धि के संकेत भी मिले। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रीमियम मई 2024 में 18% से ज्यादा बढ़कर के 16,690 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 14,000 करोड़ रुपए पर था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष विराम को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में पूरी तरह से संघर्ष विराम, हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और इजराइल द्वारा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई जैसी प्रमुख बातें शामिल हैं। सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने अमेरिका के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। रूस ने इस प्रस्ताव से जुड़ी हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइल इसे लेकर सहमत है और हमास ने भी इसके पक्ष में बात की है। इजराइल ने शनिवार को चलाए गए एक मिशन के जरिए 4 बंधकों को छुड़ाया है। अफगानिस्तान में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। तड़के 2:15 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई है। उधर मध्य सोमालिया में 2 गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 55 लोग मारे गए और 155 घायल हो गए हैं। स्थानीय निवासियों और चिकित्सा अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सोमालिया की संघीय सरकार न केवल अल-कायदा से जुड़े अल-शबाब समूह द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, बल्कि उससे अफ्रीका के इस देश में भूमि और जल पर नियंत्रण को लेकर कबीले आधारित संघर्षों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों को ATP रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता हासिल की। सोमवार को जारी नवीनतम ATP युगल रैंकिंग में बोपन्ना चौथे पायदान पर रहे। वहीं पुरुषों की एकल रैंकिंग में भारत के सुमित नागल 18 पायदान की छलांग के बाद अपने करियर की सबसे बेहतरीन रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच करके ओलंपिक के लिए अपना कोटा सुरक्षित कर पाए। फीफा विश्व कप क्वालिफायर में आज भारत का सामना कतर से होगा। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तानी गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू के हाथ में होगी। भारत के सामने करो या मरो की स्थिति है। भारत को तीसरे दौर में जगह बनाने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना ही होगा। वहीं मुकाबला ड्रॉ रहता है तो भारत को कुवैत और अफगानिस्तान के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। ये दोनों टीमें भी ड्रॉ खेलती हैं तो भारत बेहतर गोल औसत के आधार पर तीसरे दौर में प्रवेश कर जाएगा। वहीं कतर अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही तीसरे राउंड में प्रवेश कर चुका है। तो फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।